नमस्कार, फर्स्ट रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाई और मैं हूं विवेक लॉ। तो कई सारी खबरें हैं आज और काफ़ी एक्शन पैक्ड आज का दिन जी बिजनेस के लिए भी है, क्योंकि आज हमारे साथ पेटीएम के फाउंडर एंड चेयरमैन विजय शेखर शर्मा बतौर गेस्ट एडिटर जुड़ने वाले हैं और वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे कि इस समय क्या होनी चाहिए बिजनेस चैनल्स की शक्ल और क्या उन्हें करना चाहिए। तो इन सब पर तो हमारी नज़र रहेगी। तो आज का दिन खास है और ख़ास इस लिहाज से भी है कि एक तरफ तो हम एक नए भारत की बात कर रहे हैं, नई दिशा की बात करें, लेकिन साथ ही एक जो आंकड़ा आया है कल शाम को, आई थिंक विवेक, उसका भी आज विश्लेषण करना ज़रूरी है। जीडीपी का नंबर मोदी सरकार के शासनकाल में अब तक के सबसे निचले लेवल पर, और उसमें भी अगर हम पुराने बेस से कैलकुलेट करके देखें तो ये आंकड़ा और डरावना लगता है। लेट्स नॉट इवन ट्राई एंड गेस, लेकिन 6% के नीचे का आंकड़ा, आई डोंट थिंक मार्केट वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी बिल्कुल नहीं मिहिर, और इसका एक काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। आज होगा या अगले हफ्ते होगा, लेकिन क्योंकि देखिए आप, जो भी हमने भी पोल्स किए थे इकोनॉमिस्ट के, 6.3 6.4 की बात थी, लेकिन 5.7 हैज शॉक्ड प्रीटी मच एवरीबडी। ट्रू। और उसमें भी अगर आप देखें कि अगर सरकार ने जिस तरह से स्पेंडिंग की है, अगर उसे हटा दें, और सरकार की स्पेंडिंग अब लिमिटेड हो रही है, 90% फिस्कल डेफिसिट टच हो गया ऑलरेडी। बिल्कुल। तो देर इज वेरी लिमिटेड स्कोप अनलेस यू ब्रीच फिस्कल डेफिसिट फॉर गवर्नमेंट टू कीप स्पेंडिंग एंड रिवाइविंग द इकोनॉमी। और अगर आप बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का योगदान देखें तो वो तो 4-4.5% की ग्रोथ है। तो दिस इज गोइंग टू हैव अ सीरियस इम्पैक्ट, क्योंकि अब तक हम अर्निंग्स की बात कर रहे थे और अब ये जैसे लैग इफेक्ट होता है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, लगा के अभी चलो सब ठीक हो गया क्योंकि अभी भी हम 6% से ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये शायद हर चीज 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद इफेक्ट होता है, के साथ ही आ रही है। अब ये कितने समय तक ये और कितने क्वार्टर्स ये प्रेशर रहेगा, लेकिन आई थिंक अब अर्निंग्स को छोड़ के मुझे लग रहा है मार्केट ये बेसिक इशू के ग्रोथ हो भी रही है उस तरह की कि नहीं हो रही है, बिल्कुल उस पर मेरे ख्याल से अब फोकस रहेगा। ये बहुत नेगेटिव आए हैं नंबर्स जो आए। आपने जो इनफैक्ट शॉक की बात की, कल खुद वित्त मंत्री ने भी जो बयान दिया जीडीपी के आंकड़े आने के बाद, उसमें उन्होंने भी यही कहा दैट ही शॉक्ड विद द नंबर्स। और डीमोनेटाइजेशन पर भी उन्होंने जो सफाई दी कल, उसमें इट लीव्स अ रूम फॉर गेसिंग कि आगे चल के पता नहीं, थोड़ा और वक्त इसमें लग सकता है रिवाइवल होने में। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। पिछले वर्ष के 3rd क्वार्टर में जब नोटबंदी हुई तो उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला था, और शायद इसलिए नहीं मिला कि 3rd क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, नवंबर में हुई, और नवंबर का काफी हिस्सा आपने एग्जेम्पशंस दिए हुए थे, तो करेंसी मूवमेंट चलती रही थी। थोड़ा सा प्रभाव दिसंबर में पड़ा होगा। 4th क्वार्टर में उसका प्रभाव अधिक देखने को मिला, और जो 1 या 2 क्वार्टर्स में उसका प्रभाव चल सकता था वो 4th क्वार्टर में है। थोड़ा स्पिल ओवर इसमें हो सकता था, लेकिन अगर इसमें स्पिल ओवर का प्रभाव ज्यादा होता तो फिर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों गिरते। Investment slightly improving over the previous quarter, but manufacturing going down essentially is the GST impact. Because the GST impact is that since it was already announced that the GST comes into operation on the 1st of July, so for the period April, May, June of this year, most manufacturers were destocking. And that is why the trading went up, because the sales were taking place, but it was the stocks which were being sold. तो अभी के लिए जो वित्त मंत्री का तर्क है वो यही है कि जीएसटी की वजह से कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग घटा दी थी, डी स्टॉकिंग हुआ था, तो उसके चलते जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मैसिव डिप देखने को मिला है, जो कि ओवरऑल जीडीपी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग से भी ज़्यादा वेटेज जीडीपी के कैलकुलेशन में एक्चुअली सर्विसेज की है। और आप किसी भी पैमाने पर देखें, 6% के नीचे का जीडीपी आमतौर पर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं लाता है। अब क्योंकि लिक्विडिटी है मार्केट में, हो सकता है आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना भी रहे, लेकिन देखना पड़ेगा आज, खासकर जो सेकेंड हाफ है टुवर्ड्स क्लोजिंग, वो देखना होगा मार्केट का कैसा रहता है। लेकिन आज इसी वॉलेटाइल मार्केट के लिए हमने आपको कुछ सुबह रणनीति भी बताई थी फास्ट मनी में। एक बार देखते हैं क्या है वो कॉल्स।
बात मैंने जो शेयर के साथ की है वो है अदानी एंटरप्राइजेस। खरीदारी कर सकते हैं आप 140 रुपए के टारगेट्स के लिए, 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्ट्राइड शासन में 935 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 895 का स्टॉप लॉस रखें। आयनॉक्स विंड 140 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 133 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वेल्सफन एंटरप्राइजेस में 141 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 134 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एपीएल अपोलो 1650 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1550 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। एबी मनी को मैंने चुना है, पूरा ग्रुप ही आज इन फोकस में रहने वाला है। 108 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 101 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ग्रेन्यूल्स इंडिया को चुना गया है, 135 के टारगेट्स के लिए, 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एचपीसीएल में 506 रुपए का लक्ष्य रख सकते हैं, 483 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जीनस पावर 55 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 48 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और सुपर हिट शेयर के तौर पर नेल्को को चुना गया है, 105 रुपए के टारगेट्स के लिए, 96 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। आईओबी में सरकार ने 1100 करोड़ रुपए की रकम डाली है, 2360 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बीएमएल में मेरिल लिंच ने बड़ा स्टेक एक्वायर किया है, 1790 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। ग्रेविटा में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने शेयर एक्वायर किए हैं कल, आज के लिए 125 रुपए का टारगेट प्राइस लेकर खरीदारी करें। जसडाल में बायबैक का ट्रिगर है जो कि पॉजिटिव साइड पे काम कर रहा है, आज 400 रुपए तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। बतौर ईपीएस मैंने पटेल इंजीनियरिंग को चुना है, एक टर्नराउंड की उम्मीद है सीक्वेंशियल बेसिस पे। टारगेट होगा आज के लिए 7960 का, 7170 का स्टॉप लॉस रखें। ग्रासिम पूरा एबी ग्रुप आज शायद फोकस में रहे, एबी कैपिटल की लिस्टिंग है, इसमें आज 1215 तक के जोन्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओएमसी में आईएफसी का मैंने चुना है, आज के लिए 466 का टारगेट लेकर खरीदारी करें, 450 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। मन्नापुरम फाइनेंस लगातार आप मूव देखने को मिल रहा है, आज भी तेजी जारी रही तो 104 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। नंदन डेनिम अगला नाम था, यहां पे मोटर्स ने इस हफ्ते में ही दूसरी बार हिस्सेदारी बढ़ाई है, 148 का टारगेट, 141 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और बतौर सुपर हिट शेयर जैकॉप एक ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है, यहां पे आप नजर रख के चलें, 93 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 84.10 का स्टॉप लॉस लगा के चले। एक बार देख लेते हैं इंडिकेटिव टिक्स में। निफ्टी 9936 पर है, यानी 18 अंकों की तेजी है। निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर 31,780 के पार फिलहाल इंडिकेटिव टिक्स में दिख रहा है। कुछ एक खबरें आई हैं इसमें, एक तो एक्सिस बैंक जो आरबीआई की नई लिस्ट है उसमें से कुछ एक अकाउंट्स हैं, उस पर एक्सिस बैंक का भी एक्सपोजर है, तो एक्सिस बैंक पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। इस समय तो ये फ्लैट है, और साथ ही आपको नजर रखनी पड़ेगी शासन पर, यहाँ पर स्ट्राइड शासन पर, क्योंकि इन्हें एक EIR इश्यू हुआ है, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। इस समय तो ये हालांकि करीब 2% ऊपर दिख रहा है। हमारे साथ अभिजीत पॉल हैं इस समय बातचीत करने के लिए मार्केट्स पर, और साथ ही सुनील जैन भी मौजूद हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अभिजीत, कल जीडीपी का नंबर जो आया था उसके बाद लग रहा था कि टुडे मार्केट्स कुड क्रैक, ऐसा इनिशियली तो लग नहीं रहा है इंडिकेटिव टिक्स को देखकर दैट देयर कुड बी अ मेजर क्रैक, लेकिन फिर भी आई थिंक जो कन्विक्शन है ना आज मार्केट का वो थिन ही रहेगा और टेस्ट हो सकता है। आपका व्यू क्या है इस समय इंडेक्स पर? Well, morning. Yes, I think the index is at a make or break juncture for sure. कल का जो एक्सपायरी के खाते में जो लास्ट 1 आवर का मूवमेंट था, it held on really well. And अगर हम लोग शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें, so there is not much bearishness which I've been saying for the couple of weeks. थोड़ा बहुत रेंज बाउंड है, एंड द इंडेक्स नीड्स टू ब्रेक आउट ऑफ द रेंज ऑन द अपसाइड. आई थिंक अपसाइड ब्रेकआउट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर अपसाइड्स टू कम, एंड ऑन द हायर लेवल 9900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर निफ्टी 9900 ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ टुवर्ड्स दैट 10 के मार्क जाता है, देन दैट सपोर्ट नीड्स टू कम फ्रॉम बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी एक मिक्स्ड बैग की तरह रहा है. द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव हेल्ड ऑन close to their supports and managed to bounce back. I think HDFC Bank will be a very important stock to keep a watch for the next 1 week. अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं आता है, अगेन थैंक्स टू द पब्लिक सेक्टर बैंक, स्पेशली स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड लाइक्स, which have actually dragged the index down. So from now on, I think I'm going to keep a very close watch on Bank Nifty and the 12 Bank Nifty stocks. अगर breakout sustain होता है, then I think Bank Nifty will pull up really fast. As I said, make or break, and Wednesday का जो low है for the Nifty, which is close to that 9846, so let's 9850, 9800 का जो zone है, I think 9800 के नीचे it will be difficult for the index to sustain. So make or break. सुनील, जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, हालांकि किसी ने इनको बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इन दोनों के जो इम्पैक्ट थे ये एक्सपेक्टेड थे, लेकिन 5.7 से काफी लोग शॉक हो गए. मार्केट कितना पेंसिल इन कर रहा था और क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप बाजार पे इसका? देखिए, जीडीपी का जो डेटा है, दिस इज मोर ऑफ अ लेग डेटा. नो डाउट जो डेटा आया है वो एक्सपेक्टेशन से नीचे है, और
एक जो व्यू बनता है ओवरऑल इकोनॉमी पे, उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि पूरे साल के जीडीपी के फिगर पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा इसके कारण। ऑल द पीपल अक्रॉस द बोर्ड विल स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर फुल ईयर जीडीपी एक्सपेक्टेशंस फॉर द कंट्री। बट अगर आप देखेंगे तो इसके पहले ऑलरेडी जो रिजल्ट्स क्वार्टर के आए उसके कारण ऑलरेडी जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन थी पूरे साल की वो पहले ही नीचे डाउनग्रेड हो चुकी है। पीपल वर एक्सपेक्टिंग 18% ग्रोथ ऑफ अर्निंग बिफोर Q1 रिजल्ट, और वो Q1 रिजल्ट के बाद में ऑलरेडी वो 14% के आसपास आ गई। तो इसका इम्पैक्ट रिजल्ट या उस जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उनमें फैक्टर इन हो गया है। नो डाउट हमें इंडेक्स में या कहाँ पर ये ओवरऑल निफ्टी में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो एक बुलिशनेस जो बना हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी तक वो मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा है। तो ये सब के फैक्टर्स आपको खाली एक पार्ट से नहीं देख सकते, आपको देखना होगा कि ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शंस किस तरफ है और वो कहाँ फैक्टर कर रहा है। तो नो डाउट जीडीपी का फिगर इज़ नॉट गुड, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑलरेडी मार्केट ने उसे अर्निंग्स में फैक्टर इन कर लिया है। नो डाउट अभी इंडेक्स में वो नहीं दिखाई देता, उसकी बात अलग है। लेकिन सुनील, अब चलिए शायद एक बार मान भी लेते हैं कि मार्केट ने फैक्टर इन किया था, दो आई डाउट कि 6% के नीचे फैक्टर इन था, लेकिन आई थिंक जो कल एफएम ने कहा है शायद उसको मार्केट थोड़ा तवज्जो देना चाहेगा कि अगर ये डीस्टॉकिंग का इम्पैक्ट था तो एटलीस्ट इस महीने के लिए दे माइट वेट एंड वॉच। लेकिन अपसाइड तो रिस्ट्रिक्टेड ही लग रही है अभिजीत, कम से कम इस समय। Sorry, Mir, I missed that. Is that question for me? Yeah, upside is restricted. Well, upside is going to be more in a staggered manner. I think psychological level 9900 for the Nifty, as I said some time back. उसके ऊपर टिक जाता है, then 10K obviously is another psychological level. We have done exceptionally good since December last year's expiry. After that Thursday, I think index has moved one way up multiple months. Equity as an asset class giving you more than 20% in a flat less than 10 months. Exceptionally good. Liquidity, yes, is still there, but valuation and the other aspects, whether the comfort level is there or not, I seriously doubt. Last Monday, I think when I was there in the show, I mentioned the fact that prices tend to move in two different phases. एक phase रहता है trend होने का, either uptrend or downtrend, where there is a steady drift of rise or a fall, and then most of the time, 60% of the time, prices stay within a range, consolidates for the next trend. I sense कि trendiness अभी market से निकल चुका है, and it's more of a range bound market now. Sectoral picks, stock specific picks very important, but over the index I don't see significant upside, neither do I see significant downside for the rest of the year. इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं बजाज ऑटो के बिक्री के नंबर्स आए हैं। तो अगस्त के लिए जो कुल बिक्री है वो 3,35,000 यूनिट की रही है, यानी 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है बजाज ऑटो की जो अगस्त की कुल बिक्री है उसमें। एंड उसमें भी अगर हम एक बार ब्रेकअप भी देखेंगे कि इसमें एक्सपोर्ट का कंपोनेंट कितना है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है इसमें करीब 7% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये रहा है 1.35 लाख, 7% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जो टोटल है बिक्री वो 3,35,000 यूनिट के आसपास रही है। बजाज ऑटो क्विकली, अभिजीत आपको कैसा लगता है? मीर, क्विकली लॉन्ग टर्म चार्ट्स रेंज बाउंड, देयर इज नथिंग इन इट। ट्रेडिंग हो रहा है नीचे में 2700 एक्सेलेंट सपोर्ट, हर बार सपोर्ट देता है। ऊपर में 2850 2870 का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, एंड उसके ऊपर द साइकोलॉजिकल 3K मार्क, एक्सट्रीम ट्रेडिंग जोन। गुड थिंग, लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर एक्सेलेंट, नीचे की तरफ 2700 होल्ड करता है, सो कंटिन्यू टू ट्रेड द स्टॉक। 3K के ऊपर न्यू लेवल्स ऑन द अपसाइड। चलिए, बाजार खुलने वाला है, 20 पॉइंट ऊपर निफ्टी रुका था इंडिकेटिव टिक्स में 9937 के लेवल पर, और बजाज ऑटो के जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से बेहतर आए हैं। तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन जो गेनर्स हैं इसमें एक तो डॉक्टर रेड्डीज़, यहाँ पर अच्छा रुझान, करीब 4.5% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बिकॉज इन्हें 3 पेटेंट्स भी मिले हैं। और ओवरऑल भी जो मार्केट की ओपनिंग होगी इसमें आज ये टॉप गेनर साबित हो सकता है। एटलीस्ट इंडिकेटिव टिक्स में तो यही लग रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 4.5-5% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में था भी।
तो खुला है मार्केट और जो शुरुआत यहाँ पर हो रही है मार्केट के लिए वो 19-20 अंकों की बढ़त के साथ ही यहाँ पर, लेकिन देखना यही होगा कि ये क्या टिकता है इन लेवल्स के आसपास। 9,932 के आसपास ये है। लुक एट डॉक्टर रेड्डीज 6% ऊपर, 3 पेटेंट्स इन्होंने जीते हैं और ये 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज करीब 5.25% ऊपर है। निफ्टी जबकि बस 5 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स 43। निफ्टी बैंक तो और भी कमज़ोर, बस 10-15 अंकों का मूव। तो काफ़ी थिन और वीक शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज एज वी स्पीक 6.25% ऊपर है। बजाज ऑटो जिसने उम्मीद से बेहतर अगस्त के सेल्स नंबर्स दिए हैं, ये करीब 2% ऊपर है। 2.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बजाज ऑटो दूसरा टॉप गेनर है निफ्टी पर। जो छोटी सी लिस्ट है आज अच्छे गेंस वाली, इसमें दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो है, पहले नंबर पर डॉक्टर रेड्डीज है जो कि करीब 7% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी काउंटर्स में टाटा मोटर्स है जो कि 0.25% ऊपर है। टाटा मोटर्स का डीवीआर भी अच्छा मुंह दिखा रहा है। साथ ही इंडियन ऑयल, अंबुजा सीमेंट्स, बॉश, मारुति सुजुकी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। नुकसान जिन स्टॉक्स पर है, बिकॉज निफ्टी बात करते करते लाल निशान में फिसल गया है, तो जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं उसमें एक तो टीसीएस है जो कि करीब 2% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ ही HCL टेक, HDFC लिमिटेड, पावर ग्रिड, विप्रो, NTPC, इन्फोसिस, HUL, ITC, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में, और निफ्टी भी लाल निशान में फिसला है। और यही आशंका थी भी कि आज मार्केट खुलेगा भी अगर मजबूती के साथ या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट, तो भी देखना होगा कि क्या ये होल्ड करता है या फिर नहीं करता है। मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स में इस समय ओवरऑल जो मूव देखने को मिल रहा है वो करीब 100 पॉइंट्स की तेज़ी का है, यानी ये करीब 0.5% ऊपर है। लेकिन इसमें सन टीवी, रिलायंस कैपिटल, हिंदुस्तान जिंक, IRB इंफ्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, रिलायंस पावर, ABB, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। और साथ ही स्ट्राइड शासन ये करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जो लूजर्स हैं इसमें पेट्रोनेट LNG है, RBL बैंक, सीएट और GSK कंज्यूमर, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान है। DLF इस समय करीब 0.5% नीचे ट्रेड करते हुए। राजेश एक्सपोर्ट्स, इस काउंटर पर भी नुकसान देखने को मिल रहा है। अच्छी वॉल्यूम्स के साथ जिन काउंटर्स पर तेजी है इसमें एक तो डॉक्टर रेड्डीज है, ये करीब 6.5% ऊपर है 2156 पर। VRL लॉजिस्टिक्स पर काफ़ी अच्छा मूव है, ये करीब 6.25% ऊपर है। जयकॉप और सन टीवी, इन पर मूव है और ये ठीक वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं। आइनॉक्स विंड है, बॉम्बे डाइंग पर आज भी अच्छा मूव देखने को मिला है और साथ ही आइनॉक्स लीजर, इस पर अच्छा मूव है। मनापुरम फाइनेंस, ये भी ठीक मजबूती दिखाते हुए। तो ये कुछ गेनर्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप फ्रंट लाइन इंडाइसेस को देखें तो यहाँ पर संकेत बहुत अच्छे नहीं है। सेंसेक्स भी लाल निशान में, निफ्टी भी लाल निशान में। निफ्टी बैंक बहुत ही फ्लैट ओपनिंग इस समय देखने को मिली है। एक बार बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं और साथ ही एक्सिस बैंक को। बाजार खुलने से पहले खबर आई थी कि RBI की जो सेकेंड लिस्ट आई है उन अकाउंट्स के बारे में जो कि NCLT में जाने चाहिए, उसमें एक्सिस बैंक के भी एक्सपोजर हैं कुछ एक अकाउंट्स पर। इस समय तो ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए, लेकिन जो ओपनिंग हुई है इसमें क्या करना चाहिए अभिजीत? बिल्कुल ही आई वुड से एटलीस्ट एट दिस पॉइंट क्लूलेस है ओपनिंग। Amir, wait and watch. I think it's a new start to the September expiry. Need to see कि performance support कहाँ से आता है. As I said कि I'll be keeping a close watch on the banking stocks, especially HDFC Bank. State Bank of India, on the other hand, is oversold and probably will support for a bounce back. But wait and watch is not a bad strategy right now. Stock-specific movements are there here and there for short-term traders, जो कि रोज ही रहते हैं. But strategically, to make up a view for the immediate trend, I think it's better to wait and watch. किरण, थैंक यू ऑल्सो फॉर जॉइनिंग अस। आप किस तरह से देख रहे हैं इस ओपनिंग को? काफ़ी फ्लैट सी है, प्रेशर जो एक्सपेक्टेड था कि जो पुअर GDP नंबर्स आए वो नहीं उतना दिख रहा, काफ़ी फ्लैट सी ही ओपनिंग रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ इस मार्केट में? देखिए, मार्केट मुझे लगता है कि इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। अगर 92.20, 92.30 के लेवल्स के क्रॉस करते हैं तभी एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज के लिए जो रिलायंस कैपिटल का मैंने रिकमेंडेशन दिया था वो तो टारगेट अचीव कर चुका है, पर अभी भी बाय किया जा सकता है
मेरा मानना है इधर से काफी अच्छा अपमूव देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी पहले 10 मिनट में ही अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशंस करीबन 4% के बढ़ते हैं और वॉल्यूम जो जिस तरीके से दिख रहा है, मेरा मानना है कि 825 के स्टॉप लॉस के साथ 850, 848, 850 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। ये मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। उसी के साथ BML दूसरा काउंटर रहेगा जहां पे आपकी नजर रहनी चाहिए। BML में मुझे लगता है कि 1800 के नीचे वाला स्टॉप लॉस रहना चाहिए, यानी 10-12 रुपए का रिस्क लेना चाहिए और इजीली 1824, 1834 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, यानी इधर से काफी अच्छी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। दूसरा कैश में मुझे शक्ति पंप्स में काफी अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा था। कल इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था और आज वापस एक बार एक अपमूव देखने की तैयारी हो रही है। तो इधर भी करीबन 532 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए और मेरा मानना है कि 575, 580 के लेवल्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी जहां पे अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। इस बीच एक बार फिर से आज आप देखिए बॉम्बे डाइंग के काउंटर पर अच्छा मूव देखने को मिला है। अब ये काउंटर, इसका एक बार वीकली चार्ट भी देखते हैं बॉम्बे डाइंग का। ये कांस्टेंट अप मूव में है पिछले कुछ समय से। आज भी देखिए 0.4% ऊपर 119 के लेवल पर ये इस समय देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी है जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। लेकिन ये देखिए इसका अगर आप एक हफ्ते का मूव देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 28-29% चला है विद इन अ वीक। बॉम्बे डाइंग पर क्या करेंगे आप इस समय अभिजीत? वेल करने लायक तो आई थिंक इफ आई हैव नॉट गॉन लॉन्ग द बेस्ट थिंग टू डू इज वॉच। 125, 128 का जो जोन है, इट्स बीन एक्टेड एज अ मल्टीपल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बैक इन अगस्त 2010, देन अगेन Jan 2013. One-way move in indicators are extremely stretched on the upside. 118, 119 पे doesn't make sense क्योंकि even if I want to chase the stock, मेरा risk reward will not fit well. My stop losses will be very low. So just watch. किरण, TCS में काफी वीकनेस दिख रही है आज, उस पे आपकी क्या राय है? TCS पे हाँ बिल्कुल वीकनेस देखने को मिल रही है, पर एक जो पिछले 6-8 महीने का जो अगर सारे बॉटम ज्वाइन करते हैं और उसकी ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो उसकी लेवल बहुत दूर नहीं है करंट लेवल से। उसकी लेवल करीबन आती है 2420 का और 2450 पे ट्रेड कर रहा है। 20-30 रुपए के लिए ट्रेड करना लाजमी नहीं है ये स्टॉक। मुझे नहीं लगता कि इधर शॉर्ट पोजीशन बनाने चाहिए क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। जी चलिए, इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। एक तो जो पूरा ही फार्मा स्पेस है उसे अगर आप देखेंगे तो इसमें मूव अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज को आप देखिए या फिर एलेम्बिक को देखिए, स्ट्राइड्स को देखिए, इन सब में जो न्यूज़ है ना उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एलेम्बिक जैसे करीब 2.25% ऊपर है, स्ट्राइड शासन ये करीब 2.25% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज ऑब्वियसली लीड करते हुए, डीवीज लैब और एक काउंटर है जो कि करीब 1.25% ऊपर है। तो अगर रिलीफ कहीं पर है आज तो वो कुछ हद तक फार्मा स्पेस में है। सुनील, आपकी टॉपिक कौन सी है फार्मा स्टॉक्स में और क्या आपने एक्सपोजर कुछ बढ़ाया है यहाँ पर जब से ये मार्केट थोड़ा सॉफ्ट हुआ है? सी दिस इज मोर ऑफ अ, जो फार्मा में बाइंग है वो है मोर ऑफ अ डिफेंसिव या आपसे ये कॉन्ट्रेरियन बाई हो रही है। इन द सेंस मार्केट कंटिन्यूसली इन शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा तोड़ चुका है और इनके बिजनेसेस ऐसे ख़राब नहीं है। बिजनेसेस आर, अगर आप स्ट्रक्चरली बिजनेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रहते हैं इनके बिजनेस और अच्छे हाई आरओई जनरेट करने वाले और हाई कैश जनरेट करने वाले बिजनेस रहते हैं। तो बॉटम पे इनमें इंटरेस्ट डेफिनेटली पक्का आता है। इनमें हमारी साइड से जो एज ऑफ नाउ भी रिकमेंड कर रहे हैं, नो डाउट शेयर थोड़ा चल गया है, वो है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा अभी भी यहाँ से ख़रीदा जा सकता है फॉर रीजनेबल अपसाइड फ्रॉम हियर। किरण, ऑटो पैक जो है उसको कैसे देख रहे हैं? आज नंबर्स भी आ रहे हैं, बजाज ऑटो के तो हालांकि आ गए लेकिन बाकियों के भी आएंगे। विद इन द ऑटो स्पेस व्हिच इज द बेस्ट स्टॉक यू पिक?
देखिए, 4 व्हीलर स्पेस में मारुति नो डाउट जहां पे एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। 7800 के ऊपर के लेवल्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस जो पिछला स्विंग टॉप था 7865 से लेके 7875, ये लेवल्स रहेंगे टारगेट के अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। 2 व्हीलर स्पेस में मुझे हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी चार्ट पैटर्न है, और हमने जो रेजिस्टेंस के करीब है जो स्विंग टॉप के, तो वो अगर क्रॉस करता है तो हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर हीरो मोटोकॉर्प एंटीसिपेट करके बाय करने की सलाह अगर कोई करना चाहता है तो करीबन नजदीक वाला स्टॉप लॉस 3990 का रहेगा, लॉन्ग पोजीशंस लेने चाहिए, और करीबन 4070 के टारगेट देखने में मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा आइशर मोटर्स। आइशर में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। कल ही इसने पिछले लास्ट आधे घंटे में इसने करीबन 30,900 से लेके 31,500 की मूव दिलाई थी। ये कंटिन्यू होती नजर आएगी, और मेरा अभी का शॉर्ट टर्म का अगर टारगेट लेते हो यानी आज या कल तक के लिए, तो 31,800-875 के लेवल्स देखने में मिल जाने चाहिए आज आयशर में। अब आज वैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स जिस पर एक्शन देखने को मिल रहा है उनको देखते हैं, और साथ ही उनका वीकली मूव भी देखते हैं। जैसे मैजेस्टिक ऑटो को देखिए। मैजेस्टिक ऑटो पिछले 2-3 सेशन में ही ये ऑलमोस्ट 38-40% चला है। इनफैक्ट एज वी स्पीक इस समय भी ये 15% ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही और एक ये इसका वीकली चार्ट है। आरवी डेनिम को देखिए, ये 24% चला है 2 सेशन में। गोवा कार्बन ये पिछले 10-12 सेशन में ऑलमोस्ट 40-42% चला है। अब ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कभी रडार पर रहते नहीं हैं। सुनील, करना क्या चाहिए इसमें? बिकॉज ये 2 तरह का इंडिकेशन हो सकता है। एक दैट ट्रेडर्स आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, और दूसरा ये कि शायद यहाँ पर कोई स्टोरी डेवलप हो रही है विच वी डोंट नो। लेकिन मूवमेंट है इन स्टॉक्स में। आपके ध्यान पर कोई है स्टॉक इसमें से? मुझे जो समझ में आ रहा है वो मोर ऑफ इनमें जैसे स्टोरीज डेवलप हुई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आरवी डेनिम में कल ब्लॉक डील भी हुई, और उसके अलावा गोवा कार्बन का अगर आप लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। हमने देखा कि अगर रिजल्ट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा आता है तो उसके बाद में स्टॉक पूरे क्वार्टर ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और उसका बेनिफिट प्राइसेस में भी दिखाई देता है। तो मोर ऑफ अ स्टोरी डेवलप्ड है। आई थिंक इतने बढ़ने के बाद में इनमें और वेंचर करना थोड़ा डिफिकल्ट है अनटिल एंड अनलेस पूरा डिटेल स्टडी हो। बट स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम दैट इतने कोई काफ़ी स्टॉक की साइजेस भी काफ़ी छोटी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है इनमें वेंचर करना है। एक और चीज़ जिस पर नज़र रहेगी, कैबिनेट रीशफल। ये शायद आखिरी होगा इनका नेक्स्ट इलेक्शन से पहले, वो तो खैर कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी सम मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड, खासकर डिफेंस, रेलवेज। एंड इनफैक्ट कल ये भी सरप्राइजिंग था कि मिस्टर जेटली ने सुबह वो इकोनॉमिस्ट की समिट में थे, उन्होंने ओपनली कह दिया कि मैं लंबे समय तक डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहूँगा। और उसके बाद शाम को राजीव प्रताप रूडी का भी हमने देखा इस्तीफा आ गया। और उसके बाद अब यही खबर आई है कि कुछ और मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे भेजे हैं। अभी हालांकि वो आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन करीब 5 और मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे भेजे हैं। तो शायद बिफोर पीएम गोज टू चाइना ब्रिक्स समिट के लिए, हो सकता है उससे पहले वो जो भी रीशफल होना है वो हो भी जाए। एंड इनफैक्ट कल और एक खबर आई थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी विवेक, कि जब से मिस्टर सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया है तब से वो एक भी दिन दफ्तर गए नहीं है। जब अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा था कि आप रुकिए, वेट करिए, बट ही हैज नॉट बीन टू हिज ऑफिस सिंस देन। ये भी एक कल खबर आई थी। खैर वो हो जाएगा रीशफल आज, लेकिन आई थिंक अब सरकार को थोड़ा बहुत आई थिंक यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा न्यूज़ फ्लो, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मीडिया मैनेजमेंट। लेकिन ये जो जीडीपी है उसे लेकर इतनी कंसर्न, फिर कैबिनेट रीची सेंसिटिव टू व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ पार्लियामेंट और पीएमओ। इनफैक्ट आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। मुझे आज लग रहा था कि बहुत वीकनेस होगी मार्केट में, लेकिन जैसे सुनील ने कहा कि मे बी अब अर्निंग्स इतनी खराब आई कि लोग उस पर फैक्टर इन कर चुके हैं। लेकिन जो ये जीडीपी का, इवन इफ यू सी ऑन द चार्ट लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ठीक है जीएसटी अभी आया है,
लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन देखें जो हम भी दिखा रहे थे चैनल पे लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का, इट्स बीन अ कंसिस्टेंट फॉल एंड आई थिंक नॉट एज इफ इट्स जस्ट लास्ट क्वार्टर। जो रिकवरी की बात थी कि कैपेक्स साइकिल रिवाइव होगी, अर्निंग्स रिवाइव होंगी, वो तो हुआ नहीं अभी तक, वो बिल्कुल नहीं हुआ है, दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक अगर अर्निंग्स खराब भी थे और एफएम भले ही कहें कि ये डी स्टॉकिंग का इम्पैक्ट है, पर वो एट द मोस्ट फिर एक आध क्वार्टर रह सकता है, उससे ज्यादा आप देखिए जैसे स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स इट हैज जस्ट बीन कमिंग डाउन। ये दिस इज मच बिफोर जीएसटी, मच बिफोर डीमोनेटाइजेशन। एग्जैक्टली जो ट्रेंड लाइन है, तो ये कंसर्न का विषय है कि जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो रही, वो हो नहीं रही। और दूसरा अगर हम पुराने बेस पर देखें तो क्योंकि आंकड़ा और भी डरावना लगता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा इस रियलिटी के साथ, बिकॉज हर क्वार्टर में मार्केट ये सोचता है कि इस क्वार्टर में अर्निंग रिवाइव हो जाएगी, ग्रोथ रिवाइव हो जाएगा, और वो हो नहीं रहा है। सो आई थिंक वो शायद हो सकता है एक टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में देखने को मिले, बट इट्स नॉट अ गुड ट्रेंड जो इस समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए FY14 में 6.4 था, देन FY15 इट वेंट अप टू 7.5, FY16 वाज 8 और अब FY17 जो है इसमें 7.1। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आए हैं, आई थिंक और एक फियर जो मार्केट में रहेगा वो ये रहेगा ऑन द कॉन्ट्ररी कि शायद ये आंकड़ा रिवाइज ना करना पड़े जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोजेक्शन है उसे, क्योंकि फिर हर बार आप ये नहीं कह सकते कि डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी का इम्पैक्ट था। जीएसटी का इम्पैक्ट होगा भी तो भी शायद वो डिस्टॉकिंग का थोड़ा बहुत होगा। पर ये कंजम्पशन स्टोरी जो है ना सुनील, इसके ऊपर भी कुछ हद तक नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन मार्क, लेकिन एक डाउट रेस करता है कि कितना मार्केट को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इस थीम पर और कितना वैल्यूएशन देना चाहिए कंजम्पशन स्टॉक्स को। या डेफिनेटली वो एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है कि जो अगर आप पूरे मार्केट में भी देखेंगे तो पोलराइजेशन हो गया है। काफ़ी स्टॉक्स है जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड स्टॉक है जो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी अगर आप मारुति देखेंगे तो मारुति हैज़ जो उनके वैल्यूएशंस थे वो कंटिन्यूसली री रेट होते जा रहे हैं, और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे एफएमसीजी कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स है उनकी री रेटिंग करके वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच कर दिया है। तो पॉइंट यही है कि ये एफएमसीजी या जो कंज्यूमर से रिलेटेड है वही एक सेक्टर है जो पूरे मार्केट को लाइव रख रहा है, और अगर बड़ी थीम में देखें तो वही एक सेक्टर है जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, और उसी के स्टॉक्स कोई एवरीवन इज चेजिंग। तो कहाँ ना कहाँ ये डेफिनेटली आपकी बात सही है कि कहाँ ना कहाँ इनमें भी एक रेसिस्टेंस आएगा और शेयर्स अटकेंगे। तो और वो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1-1.5 महीने में दिखाई भी दे रहा है। अब वापस एफएमसीजी के स्टॉक्स अब अगर आप देखेंगे तो नई हाई की लिस्ट में आने बंद हो गए। तो कहाँ ना कहाँ वैल्यूएशन तो प्ले करेगा। बिल्कुल। इस बीच विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, वो जी बिजनेस के साथ जुड़े थे गेस्ट एडिटर के तौर पर, और उन्होंने हमारी टीम के साथ भी काफ़ी बातचीत की हमारी लॉन्च के बाद। तो जब हमने उनसे बातचीत की पेटीएम के फ्यूचर को लेकर, पेटीएम के भविष्य को लेकर, तो उन्होंने उसमें भी काफ़ी रोचक चीज़ें कही। ये पूरी बातचीत तो खैर आज दिन भर आप देखेंगे ही, लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही विवेक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि बाई 2020 नंबर ऑफ अकाउंट्स के लिहाज से पेटीएम बैंक ही सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। he's done something phenomenal मिहिर, और मतलब आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। The way he's built this company and the way he's transformed. Of course there will be issues, there will be challenges. It's not going to be easy क्योंकि अब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो भी अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस के उसमें ज़्यादा अपना वो फोकस डाल रहे हैं, लेकिन it will be interesting to see the growth of Paytm. एक बार सुन भी लेते हैं उन्होंने जो कहा वो, बात क्या देख रहे हैं, बिकॉज पहले हम ये पूछते थे कि आज से 20 साल बाद देश का क्या होगा। अब वो जो टाइम फ्रेम है वो इतना कम हो गया बिकॉज हर 2 साल में पता चला देश का डायरेक्शन ही बदल रहा है। बस आपने बहुत अच्छी बात करी, और मैं ये बात सबको अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि जब हम बात करते थे, मुझे अभी भी याद है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम जी थे, तो उन्होंने 2020 का मिशन रखा था, भारत 2020 में, और अब हम 3 साल पहले बैठे हुए हैं 2020 में, और अब हमारे नंबर हमें क्लियर होते जा रहे हैं कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया बात जमाने में ये हो गई है कि अब आपको इतना आगे नहीं सोचना होता,
अब आपको अननोन में जाके नहीं क्लेम करना होता, अननोन में जाके इतने फार अवे जहाँ पे हम होंगे ना हो और कौन ना हो, बीच में क्या हो जाए, आप 2 और 3 साल के नंबर बोल सकते हैं, बहुत मैजिकल हो सकते हैं। एज फार एज हमारा बिजनेस कंसर्न है, हमारा ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि 2020 तक 50 करोड़ ग्राहक यानी कि 500 मिलियन बैंक अकाउंट हम अपने बैंक के खोलेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक जो हमने अपने देश का, हमारा ये मानना है कि हम देश के अंदर से वो बैंक बना रहे हैं जो एक दुनिया के लिए मिसाल बन रही है। हम एक वो वाला 50 करोड़ इंडियन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, 50 करोड़ इंडियन अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि इस देश में वो ना सिर्फ एक सबसे बड़ा बैंक बन जाता है उसके बाद, बट एक और चीज बन जाती है कि हम फॉर्मल इकोनॉमी में इतने सारे लोगों को ला पाते हैं। तो ये पूरी बातचीत आज आप देख भी सकते हैं दिन भर जी बिजनेस पर। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ दीपन मेहता जुड़े हैं। सुनील, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। दीपन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दीपन, पहले तो ये जीडीपी का नंबर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसा लगा आपको जीडीपी का नंबर? देखिए, ज़रूर से डिसअपॉइंटिंग है, बट ये एक बैकवर्ड लुकिंग नंबर है। जो क्वार्टर बीत चुका है और मार्केट्स हमेशा आगे की देखते हैं, दे आर डिस्काउंटिंग द फ्यूचर। और कई कारण थे जिस जीडीपी नंबर को डिप्रेस होने की वजह से, स्पेशली जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो डिस्ट्रप्शन हुआ था। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जितने भी मैनेजमेंट्स कंपनीज के साथ बात की है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट जीएसटी के जो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज थे वो लार्जली ख़त्म हो चुके हैं। और आगे चलते ये जो फेस्टिव सीज़न है, ये सबसे बढ़िया फेस्टिव सीज़न रहेगी फॉर द एंटायर कंट्री एंड द इकोनॉमी। तो आई थिंक जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस है, जिस हिसाब से लोगों की आशाएं है कि आगे चलते एटलीस्ट अच्छे दिन आएंगे, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ कीपिंग द सेंटिमेंट पॉजिटिव इन द स्टॉक मार्केट। सो मैं इस जीडीपी नंबर्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। इन एनी केस आई थिंक जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां चल रही है, आई थिंक उनका जो शेयर है जीडीपी में वो काफ़ी कम है, एंड दे वुड नॉट गेट इम्पैक्टेड मच बाय ओवरऑल जीडीपी स्लोडाउन और स्लोडाउन इन सर्टन ओल्ड इकोनॉमी इंडस्ट्रीज। तो आप मानते हैं दीपेन कि ये जो ग्रोथ की जो कंसर्न्स हैं, जो पिछले सिर्फ इस क्वार्टर की बात नहीं है, बट अगर ट्रेंड लाइन देखें तो पिछले 4-5 क्वार्टर से ग्रोथ जो है कम है, कैपिटल स्पेंडिंग जो है प्राइवेट सेक्टर की वो रिवाइव नहीं हुई, अर्निंग्स रिवाइव नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी मानते हैं कि ये सब का वर्स्ट जो है अब दिख चुका है और आगे चलते हुए अगले 2-3 क्वार्टर्स में थिंग्स विल ओनली गेट बेटर? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जिन सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, जैसे कि फार्मा है या फिर आईटी है, आई थिंक इनमें शायद अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। पर जो सेक्टर्स है जहाँ पर इन्वेस्टर्स की खास एक्सपोजर है, जैसे कि बैंकिंग है, एनबीएफसीज है, या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स है जैसे कि एफएमसीजी स्टॉक्स है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल, अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, ये सभी क्षेत्रों में आई थिंक वी विल सी वेरी गुड अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड। बेस इफेक्ट का भी फायदा इन कंपनियों को होगा। एट द सेम टाइम आई थिंक जो शिफ्ट हुई है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ऑफ जीएसटी, इसका भी थोड़ा फायदा विल बी विजिबल फ्रॉम द दिसंबर और इवन सितंबर क्वार्टर। तो आई थिंक के आगे चलते आई थिंक वी कैन सी गुड अर्निंग्स ग्रोथ फ्रॉम जो बिजनेसेस डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, उनमें शायद अच्छी ग्रोथ विल बी एबल टू सी। और अगर आप देखेंगे कि जो ईपीसी कंपनीज है, कैपिटल गुड्स कंपनीज है, उनके भी धीरे धीरे ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं। सो यू विल सी गुड अर्निंग्स ग्रोथ कमिंग इन फ्रॉम दैट साइक्लिकल सेक्टर एज वेल। और कमोडिटीज तो हमने देखा ही है कि दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल फॉर द लास्ट क्वार्टर। कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं and they are sustaining in this quarter as well. So I think you will see that September and December and March quarter will be amongst the very good quarters for earnings growth. चलिए उम्मीद यही करते हैं कि वाकई अर्निंग्स में रिवाइवल देखने को मिले। लेकिन दीपन, इन दैट केस अगर ये अर्निंग्स रिवाइवल आनी है आगे, और हम उम्मीद करते हैं जैसे आप कह रहे हैं वैसे आ भी जाए आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन फिर मार्केट्स को जो वैल्यूएशन है उसे क्या कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट अभी के लिए, टिल वी हैव टू लिव विद दिस डेटा? देखिए, वैल्यूएशंस का जो रिलेशनशिप है दैट्स क्लोजली रिलेटेड टू द लिक्विडिटी आल्सो और इंटरेस्ट रेट्स। इस जीडीपी की नंबर के कारण शायद आरबीआई एक और इंटरेस्ट रेट की कटौती कर सकती है। दैट विल गिव अ बूस्ट टू अर्निंग्स मल्टीपल, यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल।
और जिस हिसाब से लिक्विडिटी है, आई थिंक इन्वेस्टर्स आर प्रिपेयर्ड टू पे हायर एंड हायर पी मल्टीपल फॉर क्वालिटी बिजनेसेस। तो आगे चलते आई थिंक इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल की जो एक्सपेंशन है, जो बढ़त है, दे शुड नॉट बैंक ऑन दैट। पर जो एक्चुअल अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ है, दैट विल बी मोर लेस जस्टिफाई एंड ड्राइव द रिटर्न्स इन स्टॉक प्राइसेस। यानी कि अगर कंपनी की अर्निंग्स 10% बढ़ सकती है, 15% बढ़ सकती है ओवर द नेक्स्ट 12 months, then I think you can expect that kind of a quantum of return in the stock price as well. And one should not hope कि P multiples भी expand होंगे। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं दीपन, या कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, गुड बिजनेसेस आपने कहा टू पिक, जिन पर आपकी नज़र है, इन प्राइसेस पर भी? देखिए, मैं हर निवेशक को यही कहना चाहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो का आप एक ध्यान से देखिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में 35 to 40% वेटेज बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर NBFCs नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप इन सेक्टर्स में, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFCs में आप निवेश करें, अप टू 35-40% ऑफ योर पोर्टफोलियो। उसके अलावा जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टोरीज है, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। उसमें टॉप सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स। आई थिंक वी हैव सीन वेरी गुड नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम मारुति एंड आयशा मोटर्स। ये विथ यूजुअल डिस्क्लोजर के हमारे क्लाइंट्स इनमें निवेश है। लुक गुड इन्वेस्टमेंट आइडियाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जो अप्लायंस कंपनीज है या फिर बिल्डिंग प्रोडक्ट मटेरियल कंपनीज है, आई थिंक दे शुड डू एक्सीडिंगली वेल गोइंग फॉरवर्ड। जो पूरा कंजम्पशन ट्रेंड है, जो पूरी कंजम्पशन की जो ब्रेकअप है, दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर वैल्यू एडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। और इस थीम को आप ज़रूर से खेल सकते हैं। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। जी, चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय क्या इंडिकेट कर रहा है मार्केट के लिए। मेटल इंडेक्स में हमने देखा काफ़ी अच्छी तेज़ी है, ये 52 वीक हाई पर है और आज भी मेटल स्टॉक्स में अच्छा रुझान। तो आप देखिए एडवांस डिक्लाइन BSE पर 1200 काउंटर्स बढ़त में है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 396 के आसपास है। NSE पर ऑलमोस्ट 1100 काउंटर्स बढ़त में, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 319 के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में जो आंकड़ा है उसे आप देखिए, निफ्टी में 36 काउंटर्स बढ़त में, 15 नुकसान में है। BSE पर 20 बढ़त में और 11 इस समय नुकसान में ट्रेड कर रहे हैं। ये जो मेटल इंडेक्स है उस पर अभिजीत क्विकली आप आज कोई पिक्स देना चाहेंगे? मेटल्स में 52 वीक हाई पर है। मेहर यस, मेटल्स काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म कर चुका है इंडेक्स को, बट व्हेन आई लुक इनटू द वीकली चार्ट्स दे सीम टू बी टायरिंग आउट अ लिटिल बिट। I sense कि going forward for this expiry, I think metals will not outperform the way it has. Current juncture पे risk reward ratio for a long trade नहीं बैठता है, so I think this would not be a month for the metals. So I'll be a little cautious. चलिए अभिजीत, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच एक बार प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं। जब हमने विजय शेखर शर्मा से बात की, जो कि आज ही बिजनेस के गेस्ट एडिटर हैं, लिस्टिंग को लेकर, तो उन्होंने यही कहा कि पेटीएम बैंक पूरी तरह से भारतीय बैंक है और वो एट सम पॉइंट डेफिनेटली इसकी जो सक्सेस है उसे शेयर करना चाहेंगे, इसे लिस्ट करना चाहेंगे, लेकिन नज़दीकी भविष्य में आने वाले 2-3 सालों में इसकी कोई योजना नहीं है। क्या हमारे देश में इस टाइम पे अगर हम अपने आप को एक सक्सेसफुल कंपनी माने, तो क्या हम अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं अपने क्रिएशन ऑफ वेल्थ की? 100%। हम तो इंडियन कंपनी है, हम तो भारतीय कंपनी है, हमारी बैंक तो 100% भारतीय है और 100% इंडिया में लिस्ट होगी। मतलब एक मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सी मिथ वाली बात को और क्लियर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं हमारी बैंक में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, जबकि हमारी बैंक में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है और मेरी इंडियन कंपनी का है। तो हमारी बैंक जो पूरी भारतीय है, फुली ओन्ड इंडियन है, कंप्लीटली भारतीय, 100% भारतीय है। और उस भारतीय कंपनी के बारे में खास बात यह है कि उसकी लिस्टिंग, उसका इंडिया में वेल्थ क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, सब कुछ यही होगा। तो जब हमें लगेगा कि हम दूसरों व्यक्तियों को, जो देखिए रिस्क एपेटाइट और मार्केट की नीड कुछ अलग होती है, जब हमारा बिजनेस मॉडल सेटल हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिस्ट होंगे। क्या ये अगले 2-3 साल में हो रहा है? नहीं, बट एट सम पॉइंट डेफिनेटली। दीपन, सॉरी
दीपन, आईपीओस की बात करते हैं और आपने पहले कहा कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है, जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, खासकर इंश्योरेंस में और कुछ हद तक म्यूचुअल फंड्स में और एनबीएफसी के स्पेस में भी देख रहे हैं कि कुछ आईपीओज आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज, बोथ पीएसयू डोमेन, प्राइवेट कंपनीज। क्या आप निवेशकों को कहेंगे कि इन पर नज़र रखें, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि अगर आपका 35 to 40% नहीं है इस स्पेस में तो आप इस स्पेस को देख सकते हैं, तो क्या एक निवेशकों को, छोटे निवेशकों को आप कहेंगे कि जो आईपीओज आए उन पर अपनी नज़र रखें और इन्वेस्ट करने का एक विकल्प हो सकता है? देखिए, जनरली जो आईपीओज आ रहे हैं इस फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में वो काफ़ी महंगे आ रहे हैं। दे आर कमिंग एट अ प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज एज वेल। जैसे कि हमने देखा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो आईपीओ आई, दैट वाज एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन और उसके बाद भी काफ़ी फ्रेंजी रही स्टॉक प्राइस में, लेकिन फिर धीरे धीरे आई थिंक एज द इंटरेस्ट गोज डाउन वी आर सीइंग करेक्शन इन स्टॉक प्राइसेस। तो मेरी राय में जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर के, केवल प्राइवेट सेक्टर, नॉट पीएसयू, उनमें आई थिंक अगर इन्वेस्टर निवेश करेंगे तो आई थिंक दैट विल गिव हायर रिटर्न्स। और जैसे जैसे जो लिस्टेड कंपनीज आ रही है इसी सेक्टर में, उनकी लिस्टिंग के बाद जो फ्रॉथ है, जो इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे वो नॉर्मलाइज होते जाते हैं एंड वैल्यूएशंस भी थोड़ी रेंज में आ जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर लिस्टेड पीयर ग्रुप, फिर आप उनको स्टडी करके आप खरीद सकते हैं। बट आईपीओ में यू कैन ऑफ कोर्स अप्लाई फॉर द आईपीओ एंड फ्लिप द स्टॉक, जो एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या आई वुड से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। पर बाइंग ऑन लिस्टिंग आई एम नॉट दैट सर्टन इन्वेस्टर इसमें इतनी ज़्यादा पैसे बनाएंगे। आई थिंक रिस्क काफ़ी ज़्यादा है टू बाय ऑन लिस्टिंग एंड देन एट एलिवेटेड प्राइस एंड देन एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू मूव अप। चलिए, हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, नितिन राहेजा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नितिन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नितिन, कल आपने देखा होगा जीडीपी के जो नंबर्स आए वो, अब सुबह से अभी तक जो हमें व्यूज़ मिले हैं वो सारे यही मिले हैं कि दिस वाज प्राइस्ड इन टू सम एक्सटेंट बिकॉज डी स्टॉकिंग थी, जीएसटी की अर्निंग्स का भी कोई वैसा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। बट ये वाकई, आई मीन, वॉज दिस द नंबर विच वॉज एक्सपेक्टेड 5.7%? एंड अब आगे के लिए भी जो उम्मीद है उसे क्या हमें रिकैलिब्रेट करना चाहिए क्या? देखिए, ये तो तेजी मार्केट का एक फिनोमिनन है कि आप रीज़न देते रहोगे टू जस्टिफाई एवरीथिंग। द बॉटम लाइन इज, अगर आप कल के जो पोल एस्टिमेट्स देखें तो मोस्ट पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी एटलीस्ट 6.3, उसके अगेंस्ट 5.7 आया। सो और आप मार्केट में आप फुल तेजी में हो तो आपको फिर आप डीमोनेटाइजेशन, डी स्टॉकिंग, जीएसटी का जवाब देंगे। सो क्लियरली डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। और आप क्वार्टर 1 के नंबर्स भी देखे जो रिजल्ट्स आए तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट आया है। सो वो जो ग्रोथ अपटिक है वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी में अभी तक। मेरा मानना है इसीलिए जो मार्केट्स है वो मोर बॉटम अप ओरिएंटेड चल रहे हैं अभी भी। और जो स्टॉक्स चुनिंदा जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल्स पे आ चुकी है। सो क्लियरली ये ग्रोथ चैलेंज मार्केट में शॉर्ट टर्म में रहेगा। अगर लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखें जो ये जो स्टेप्स है जिनके वजह से ये आप नेगेटिव नंबर देख रहे हैं, दे आर लॉन्ग टर्म positive for the whole economy and long term earnings, but short term market पे earnings की challenge रहेगी। नितिन, विवेक हियर, कई हफ्तों से लोग बात कर रहे हैं कि करेक्शन आएगा, डीप करेक्शन आएगा और वैल्यूएशंस हैं बहुत रन अप कर चुकी हैं। क्या आप मानते हैं कि एक तरह से करेक्शन ओवरड्यू है? देखिए, करेक्शन मार्केट का एक नेचुरल फिनोमेना है और उसमें आना है स्वाभाविक, कभी भी आ सकता है। और जब वो आएगा तो उसका पेन भी अच्छा ही रहेगा। तो ये कहना बहुत बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके अगेंस्ट एक फंडामेंटल चेंज आई है और वो ये है कि जो सेविंग्स की ओरिएंटेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो इसके चलते हुए जितने सारे फ्लोज है
वो म्यूचुअल फंड की तरफ जो आ रहे हैं तो वो प्योर लिक्विडिटी मार्केट को सपोर्ट करे जा रहा है। पर अगर अर्निंग्स ग्रोथ अगर आपको रिवाइव होते हुए नहीं नज़र आई तो हमने देखा है कि एक छोटा सा करेक्शन होगा, इन फ्लोज को भी रिड्यूस होने में या आउटफ्लोज आने में टाइम नहीं लगेगा। सो क्लियरली करेक्शन तो मार्केट का एक किस्म से लॉन्ग नियम है, वो आएगा, पर कब किसी को पता नहीं है। इस बीच आदित्य बिरला कैपिटल जिसकी लिस्टिंग होने जा रही है ग्रासिम से डीमर्ज होकर यह कारोबार लिस्ट होने जा रहा है, उसका जो दाम है वो प्री ओपनिंग में या प्री लिस्टिंग में 261 के पास सेटल हुआ है। ये ग्रासिम से डीमर्ज होकर लिस्ट होने वाली कंपनी है जो आदित्य बिरला ग्रुप ने पूरी रीस्ट्रक्चरिंग की थी अपने कारोबार की। उसमें उन्होंने अपने जो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विस कारोबार थे उन सभी को सेपरेट करके एक कंपनी बनाई थी आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि आज लिस्ट होने जा रही है। और ये 261 के आसपास बीएसई पर सेटल हुआ है और एनएसई पर 250 रुपए के दाम पर ये सेटल हुआ है। दीपन, फाइनेंशियल सर्विस स्पेस पर अदरवाइज आपका व्यू क्या है इस समय? आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। और मैंने ये भी कहा कि निवेशक को अपने पोर्टफोलियो से देखना चाहिए कि 35-40% शुड बी इन फाइनेंशियल सर्विसेज। सो दैट्स व्हाट आवर व्यू इज। बिल्कुल। दीपन, प्राइमरी मार्केट पर आपका व्यू क्या है? अभी हाल ही में जो कुछ एक लिस्टिंग्स हमने देखी थी जैसे कोचिन शिपयार्ड वगैरह, लिस्टिंग अच्छी हो गई लेकिन उसके बाद वहां पर उस तरह की एक्टिविटी या मोमेंटम देखने को नहीं मिला है जैसी एपेटाइट हमने डीमार्ट जैसे लिस्टिंग्स में देखी थी। आपका व्यू क्या है प्राइमरी मार्केट पर? जैसे मैंने अभी कहा, आई थिंक इन्वेस्टर शुड अवॉइड प्राइमरी मार्केट। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में एंड फ्लिप इट ऑन लिस्टिंग, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिल सकती है, लेकिन बाइंग ऑन लिस्टिंग आई थिंक डजंट मेक सेंस फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी आईपीओज आ रहे हैं दे आर कमिंग एट हायर वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू देयर पीयर ग्रुप्स व्हिच आर लिस्टेड। दीपन, जो पीएसयू बैंक स्पेस है उसमें अभी काफी और पेन बाकी है आपके मुताबिक? जी हाँ, आई थिंक पीएसयू बैंक्स में हमारा व्यू नेगेटिव है और शायद इतनी ज़्यादा पेन नहीं भी रहेगी, लेकिन दे आर मिसिंग आउट ऑन द ग्रोथ मोमेंटम विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। और अगर ये एनपीएस का रेजोल्यूशन आ भी जाता है देन दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद कैपिटल एडेक्वेसी, increased competition coming in from nimble players in the private sector, और इसके अलावा जो growth rates है उनकी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। So I think a lot of the issues are there with the PSU bank, जिसकी वजह से I think they'll not be able to grow at least even at the system rate, जो system की growth है they'll not be able to maintain even growth rates, और उनकी जो market share है I think they'll keep on going down। तो इस सिनेरियो में एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हम तो यही करेंगे कि पीएसयू बैंक्स को अवॉइड कीजिए। हाँ, ट्रेडर्स उसमें ज़रूर से खेल सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो आता रहता है पीएसयू बैंक्स में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, आरबीआई अनाउंसमेंट्स, एनपीए रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट्स आती है, इनकी वजह से काफ़ी हद तक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दे आर क्लियरली अवॉइडेबल। उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी ख़राब है। दे हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट वेल्थ और वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स द वे द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव डन सो। तो इसकी वजह से आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पीएसयू बैंक सब अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच आज का सुपर शेयर भी देख लेते हैं। सुमित, बताइए। शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी चुनी है वो है सुमित इंडस्ट्रीज। ये टेक्सटाइल नाम कोई चुन लिया आपने? तो टेक्सटाइल कारोबार के अंदर ये कंपनी है और काफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखें तो नंबर से पहले तो एक गिरावट थी, लेकिन पिछले 3 तिमाही से नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है। आप चाहे मुनाफे के आधार पर भी देख लें, चाहे आय के आधार पर भी देख लें, तीनों ही क्वार्टर से कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। करीब 15% लास्ट क्वार्टर के अंदर भी मुनाफा बढ़ा था और मार्जिन भी रफली 1 से 2% के आसपास इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े थे। प्रमोटर का कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है, एक सब्सटैंशियल स्टेक प्रमोटर का अभी भी कंपनी के अंदर है, 50% के आसपास का स्टेक है। डेट को कंपनी ने रिड्यूस किया और इसी वजह से ही कंपनी के जो नंबर्स उनमें एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के लिए इसीलिए इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े हैं।
अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी मेंटेन कर रही है और वैल्यू हमने जिन रिपोर्ट्स को देखा उसके अकॉर्डिंग FY18 के लिए करीब 10 रुपए के आसपास की EPS और 3-3.5 के मल्टीपल पे ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। रिपोर्ट जिसको रेफर किया गया वो फर्स्ट कॉल की है, करीब 40 रुपए के टारगेट्स पर नियर टर्म इसमें देख रहे हैं। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नजर रखिए। सुमित इंडस्ट्रीज पर आप नजर रख सकते हैं, जैसे सुमित ने अभी बताया 7.25% ऊपर ये है। दीपन, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नितिन, आपका कंफर्ट लेवल इस समय इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स प्लस जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस हैं उसमें सबसे ज्यादा कहां पर है, किन सेक्टर्स पर है? देखिए, रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये जो फाइनेंशियल्स हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है या NBFCs है, वहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको नज़र आएगा। हालांकि वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ चुकी हैं, बट और वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ये हैं कि जो PSU बैंक्स के वीकनेस के चलते हुए जितनी भी क्रेडिट ग्रोथ अगर जब इकोनॉमी में रिवाइवल आएगी तो वो मेजॉरिटी चंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या NBFCs लेके जाएंगे। तो इसके चलते हुए अगर आप नेक्स्ट 2-3 साल का व्यू लेके चले तो ये सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है, रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनीज, और जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो अच्छे ये दोनों सेक्टर्स हमें बहुत पसंद है। ऑलराइट, चलिए नितिन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।